नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूं आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आज का हमारा विषय है सोरियासिस। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज का विषय डॉक्टर साहब हम लोगों ने अपने दर्शकों को कुछ जानकारी देने के लिए चुना है, सोरियासिस। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं ये सोरियासिस की बीमारी क्या होती है। देखिए, सोरियासिस जो है ये एक स्किन की बीमारी है। ओके। और इसमें स्किन में स्केलिंग होने लगती है, वाइट जो है स्केल्स निकलने लगते हैं, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत जलन होता है, खुजली होता है। जैसे एक्जिमा दिखता है वैसे ही दिखता है, लेकिन बहुत सारे इसमें जैसे मछली की वो होते हैं, मतलब इनिशियली इट विल लुक लाइक अ फंगल इन्फेक्शन। नहीं, फंगल इन्फेक्शन जैसा तो नहीं दिखता है, लेकिन रेडनेस रहेगी, थोड़ा सा मोटा सा थिकनेस रहेगी, इचिंग होगी, और क्या कहते हैं वाइट जो है जैसे भूसी निकलती है, ब्राउन लाइक। पर्टिकुलर कुछ ऐसा है कि मतलब हाथ से शुरू होती है, पैर से शुरू ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी शुरू होता है, सर में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है, कहीं चोट लगी वहां से शुरू हो सकता है। मतलब ये है क्या बैक्टीरियल है, वायरल है? इट इज अ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ओके। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने बॉडी को जो है फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो मतलब क्या WBC ही WBC को खाता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि कहते हैं आपका कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज तो फैगोसिटी की रहे सब कुछ। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि डिफेंस मैकेनिज्म, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म अपने ही बॉडी पार्ट्स को डिफेंस में डाल देता है। ओके। उसके साथ नुकसान करने लगता है, तो यहाँ की सेल्स कहीं की जहाँ भी हुआ वहाँ की सेल्स बढ़ने लगती हैं, प्रोलिफरेशन हो जाता है, ज़्यादा सेल्स बनने लगती हैं, और ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है एक प्रकार का। तो जब ज़्यादा बनती है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, फिर रेडनेस हो जाती है, और फिर जैसे भूसी होती है, ब्राउन जैसा होता है, वैसे ही जो है स्किन बाहर निकलने लगती है, डेली निकलती है, इतना प्रोलिफरेशन। फिर वो जहाँ से शुरू हुआ है वो पूरे स्किन पर वो बढ़ना शुरू हो जाता है? हाँ, पूरी बॉडी में भी हो सकता है, या किसी को पर्टिकुलर पार्ट में, जैसा पैर में हुआ, एड़ी में हुआ तो वहीं बना हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और किसी को पूरी बॉडी में फैल जाता है, सर में हो गया, कान में हो गया, कान के अंदर भी होता है, आंखों में भी इवन हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ये शुरुआत हुई यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि स्किन के किसी भी पार्ट में कहीं से भी शुरू हो सकती है, और स्टार्टिंग में इस तरह के रेड रैशेज और ये भूसी की तरह निकलना, स्किन का झड़ना कह सकते हैं जी। तो ये क्या एक्जिमा वो सोरियासिस यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये सोरियासिस शुरू हाँ बिल्कुल, शुरू से सोरियासिस है तो सोरियासिस शुरू से ही रहेगा ना। ओके, है ना। एक्जिमा होगा तो एक्जिमा रहेगा, फंगल इन्फेक्शन होगा तो फंगल इन्फेक्शन रहेगा। फिर वो पार्ट स्किन का पूरा वाइट हो जाएगा? वाइट, हाँ, छोटे वाइट स्पॉट पड़ जाएंगे, पूरा रेड रहेगा। और उसके बाद में बीच में उसमें से दिखता है कि भूसी जैसा जो है, ब्राउन लाइक जो है स्किन निकल रहा है। एक बार निकल गया, आज निकल गया, कल फिर उतना ही दिखाई देगा, परसों फिर उतना दिखाई देगा। तो सेल्स में इतनी ग्रोथ होती है कि वो ऊपर सेल्स फट के जो है स्किन निकलती रहती है। ओके। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जिसका कि इम्पैक्ट सेल्स की आउटर लेयर पे पड़ता है, और ये फैलना शुरू हो जाता है, और फिर वाइट स्पॉट्स या कुछ इस तरीके से रहते हैं, जो कि देखने में बहुत ख़राब लगता है। अगर आपने कभी कोई ऐसा पेशेंट सोरियासिस का देखा होगा तो ये स्किन बहुत ही भद्दी दिखती है। तो ये तो डॉक्टर साहब आपने सिम्टम बता दिए, और ये आगे की तरफ फैलता रहता है। अब इसको हमारे दर्शकों को ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। देखिए, होम्योपैथी में हम लोग तो कहते ही हैं कि डिजीज कोई भी हो पहले मन में आती है। हाँ, पहले मेंटल प्लेन एंड देन फिजिकल प्लेन। ओके। तो कहीं ना कहीं आदमी मेंटल प्लेन पर स्ट्रेस लिया, या कुछ हुआ, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसा इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ जिसके कारण वो ट्रिगर हुआ ऑटो इम्यून डिजीज। अब हो सकता है किसी को सोरियासिस हुआ हो, किसी को लाइकेन प्लेनस हो जाए, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कि किसको क्या बीमारी हो रही है इमोशनल डिस्ट्रेस के बाद। बट ये मेंटल ओरिएंटेड ही है। एवरी डिजीज इज मेंटल ओरिएंटेड। बिना मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस कोई भी इन्फेक्शन भी मेंटल, जब तक कि देखिए कहते हैं कि टीवी का बैक्टीरिया आपके अंदर गया तो आपको टीवी हुआ। होम्योपैथी ऐसा नहीं कहती। नहीं, वो तो होम्योपैथी तो कहती है कि सबके नहीं। हाँ। जैसे आपने कहा ना, जैसे आपने इन्फेक्शन की बात करी, तो इट इज इन्फेक्शियस डिजीज। टीवी इज इन्फेक्शियस डिजीज। तो बैक्टीरिया गया, अब वो क्या है कि इतने लोग बैठे हैं, सभी के अंदर पड़ा होगा, सबके अंदर गया, तो आप ही को हमको क्यों इन्फेक्ट किया, उन चारों लोगों को क्यों नहीं इफेक्ट किया?
क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी कंडीशन डेवलप हुई कि Immunity। वो ग्रो कर सके, उसको घर बनाने का मौका मिला। जब आप कमजोर होंगे तब आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए, आपने स्ट्रेस लिया, कोई इमोशनल कॉज हुआ, तो आपके अंदर जो है उसके अंदर फेवरेबल कंडीशन डेवलप हुई कि वो ग्रो कर सके। तो इवन इन्फेक्शियस डिजीज, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कहते कुछ भी हो, मलेरिया हो, कोई भी हो, जब तक कि आपके अंदर डेफिसिट नहीं होगा तब तक कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। 100 से लोगों को डेंगू नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ। हमने भी बहुत सारे पेशेंट देखे यहाँ बैठ के, 300-400 मरीज देखे, हमें तो कोविड नहीं हुआ और हम तो मास्क और वो भी नहीं लगाते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि मेंटल ओरिएंटेड है और इसको आपने इम्यूनिटी से भी कोरिलेट कर दिया है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो वो नहीं होगी। बट चलिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये हो गया और सोरियासिस हो गई, तो अगर आपके पास पेशेंट आता है तो लगभग कितना टाइम लगता है उसको पेशेंट को ठीक होने में? सोरियासिस 100% क्योरेबल इन होम्योपैथी। बहुत सारे केसेस हमने ठीक किए हैं, बहुत सारे चल भी रहे हैं और 2, 2.5, 3 साल लग जाता है कम से कम। 2 से लेकर 3 साल तक लग जाता है सोरियासिस बीमारी को ठीक होने में। बट ठीक पूरी हो जाएगी 100% ठीक हो जाता है। बीच में कहते हैं फ्लक्चुएशन आते हैं, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, बढ़ता है, लेकिन पहले से उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होती है। कोई भी स्किन डिजीज है, आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और सही ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो आएगा जाएगा कई बार, लेकिन पहले से उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इतनी इंटेंसिटी थी तो फिर दोबारा आया तो इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को क्लियर करिए, शायद आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे आपने बताया 2, 2.5 या 3 साल में पूरी तरह से ठीक हो जाता है जी, लेकिन सपोज कोई पेशेंट बहुत इनिशियल स्टेज में ही आ गया, उसको जरा सी शुरुआत हुई तो आया, और एक पेशेंट आया बहुत दिनों बाद आया जिसकी की बॉडी के काफी पार्ट में हो गया है। अच्छा सवाल है आपका। अभी एक बच्ची आती थी, करीब 10-12 साल की थी, उसको 1 साल पहले से हुआ था, वो 6 महीने में क्योर हो गई। हाँ, तो यही मेरा इंटरेस्ट था कि शायद आप लोगों 6 महीने में क्योर हो गई, एकदम 100% क्योर हो गई। उसका वीडियो भी हमारे यहाँ शायद मेरे YouTube पे पड़ा होगा। तो मतलब इनिशियल स्टेज में आ जाए तो जल्दी ठीक, 6 महीने में भी ठीक हो सकती है। कोई भी बीमारी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे जो हो, वो कोई बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में आते हैं आप तो ज़्यादा क्यूरेबिलिटी के चांसेस हैं। और जितना आदमी ट्रीटमेंट लेके आता है 20 जगह, एलोपैथी खाई, आयुर्वेदिक खाई, ये भी खाया, वो भी खाया, वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, कुछ इसमें तो हम ऐसे भी कोरिलेट नहीं कर सकते कि मेल्स को ज़्यादा होती है, फीमेल्स को ज़्यादा होती है, बुजुर्गों को कम होती है या बच्चों को, ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया देखने को नहीं मिला। रिलेटेड विद योर स्ट्रेस, हाँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर वो बच्चे को भी है तब भी हो सकता है, बड़े को है तब भी हो सकता है। और 6 महीने से 3 साल मैक्सिमम, 2-3, 2.5-3 साल लग ही जाता है। जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं तो उस बीच में कुछ परहेज भी करना है पेशेंट को या सिर्फ मेंटली फिट रहना है? नहीं, देखिए, होम्योपैथी दवाइयों के साथ कुछ परहेज तो करने ही होते हैं। अच्छा, जैसे लौंग, कपूर, इलायची है, इन सब चीज़ों से परहेज करना है, दूर रहना है। कपूर तो पास में नहीं आना चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन का सबसे बड़ा एंटीडोट है कपूर। इवन आप कमरे में भी रखते हैं तो आपकी मेडिसिन का एंटीडोट कर सकता है। अच्छा, परफ्यूम्स नहीं यूज करना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए। मटन जी, चिकन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मछली ले सकते हैं, मटन नहीं खाना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कच्चा लहसुन प्याज जो है नहीं खाना चाहिए। स्मेल वाली चीजें हैं जिसकी भी तीखी पंजेंट स्मेल है उससे बचना चाहिए। ओके, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को मिली है और मैं आशा करता हूं कि सोरियासिस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आपकी होंगी वो आज सभी डॉक्टर साहब ने सॉल्व कर दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।